अब मैं आपको श्रोडिंगर की टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन बताने जा रहा हूं। श्रोडिंगर की टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन हम कब काम में लेंगे? यदि कोई कण ऐसे बल क्षेत्र में गति कर रहा है जो स्थिर है, समय के साथ परिवर्तित नहीं होता, तो ऐसे बल क्षेत्र में जो स्थितिज ऊर्जा है उसका मान केवल स्थिति निर्देशांकों पर निर्भर करेगा, समय पर नहीं। तो V बराबर VR ये अपन लिख सकते हैं। और इस स्थिति में कण की गति की व्याख्या करने के लिए हम श्रोडिंगर की टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन की फॉर्म काम में लेंगे, जिसको हम डिराइव करने जा रहे हैं। हम जानते हैं कि यदि हम जनरलाइज इक्वेशन को देखें जिसमें श्रोडिंगर इक्वेशन टाइम डिपेंडेंट फॉर्म में हमने यहाँ पे लिखी है, ओके। लेकिन ये केस है, यानी V केवल R के ऊपर डिपेंड करता है, तो ऐसे केस में हम मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स मेथड से श्रोडिंगर की टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन प्राप्त कर सकते हैं। जो शाई है इसको हमने दो पार्टों में ब्रेक कर दिया। एक तो UR जो केवल स्पेस कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करता है, और दूसरा क्या आपका फाई t जो टाइम पर डिपेंड कर रहा है। ये मान अगर अपन यहाँ पे रखें इस समीकरण 1 में, और VRT को VR से रिप्लेस कर दिया हमने इस समीकरण में, तो लेफ्ट हैंड साइड में ये जो UR है इसको मैंने लेफ्ट में रख लिया, क्योंकि ये केवल स्पेस पर डिपेंड कर रहा है और ये ऑपरेटर टाइम ऑपरेटर है, इसलिए इसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो UR आयोटा H क्रॉस मतलब जो शाई RT है इसकी जगह में मुझे UR फाई t सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पर, और UR को मैंने इधर ले लिया। इसी प्रकार से राइट हैंड साइड केवल स्पेस कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करता है, तो यहाँ मैंने UR लिख लिया और यहाँ पर फाई t लिख लिया, ओके। शाई बराबर U एंड फाई ये प्रोडक्ट रखा और इसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया। अब यदि मैं दोनों साइड में UR फाई t से डिवाइड कर दूं, दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 1/5t इंटू आयोटा H क्रॉस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा t इक्वल टू 1/UR माइनस H क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस VR UR। ये इक्वेशन ऐसी इक्वेशन है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में केवल टाइम वेरिएबल आ रहा है और राइट हैंड साइड में स्पेस वेरिएबल आ रहा है। चूंकि दोनों बराबर हैं इसलिए दोनों को हम एक नियत राशि, ये नियत राशि को अपन लेते हैं E। ये नियत राशि E क्या होना चाहिए, जैसा कि मैंने इसका जस्टिफिकेशन बताया था आपको मेरे सेकंड लेक्चर में, तो वहां पर ये बताया था मैंने कि आयोटा H क्रॉस डेल्टा अपॉन डेल्टा t ये क्या है आपका एनर्जी का ऑपरेटर है, टाइम ऑपरेटर, एनर्जी का टाइम ऑपरेटर है। और राइट हैंड साइड में एनर्जी ऑपरेटर है ये आपका माइनस H क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर है, ये पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर है, तो ये टोटल एनर्जी ऑपरेटर है। तो ये जो कांस्टेंट जो मैं लूंगा E, ये E क्या है आपकी, किसको रिप्रेजेंट करेगा, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा। तो जब मैंने राइट हैंड साइड को E के बराबर लिखा और इसको सोल्व किया मैंने, देखिए आप 1/UR माइनस H स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस VR मल्टीप्लाइड बाई UR इज इक्वल टू E, तो इससे मेरे पास आ जाएगा माइनस H क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस UR प्लस VR UR इक्वल टू E UR। कई बार अपन इसको किताबों में इस रूप में लिखा हुआ देखेंगे, या इसको आप रीअरेंज करें टर्म को और सोल्व करें तो ये इस फॉर्म में आ जाएगी डेल स्क्वायर UR प्लस 2m अपॉन H क्रॉस स्क्वायर E माइनस VR UR is equal to 0. This equation is, ये इक्वेशन क्या है आपकी, थ्री डायमेंशनल श्रोडिंजर्स टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन, श्रोडिंजर्स टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। ये ऐसे पार्टिकल के मोशन को रिप्रेजेंट करती है जो कि किसी
कांस्टेंट पोटेंशियल फील्ड टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल फील्ड में मूव कर रहा है 3 डायमेंशन स्पेस में। लेकिन अगर पार्टिकल का मोशन कांस्टेंट पोटेंशियल फील्ड में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कन्फाइंड हो, जैसे एक्स डायरेक्शन में जा रहा है पार्टिकल, तो उसके लिए हम इसके यहाँ पर एक कंपोनेंट लिखेंगे और आपका जो वेव फंक्शन है यू आर, ये यू आर विल डिपेंड ऑन एक्स कोऑर्डिनेट ओनली। तो यू को हम लिखेंगे यू एक्स और v को क्या लिखेंगे वी एक्स। अपनी समीकरण बन जाएगी, यहाँ पर जो डेल स्क्वायर ऑपरेटर है इसमें केवल एक्स कंपोनेंट आएगा, डेल स्क्वायर यू एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच प्लस स्क्वायर ई माइनस वी एक्स यू एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इज वन डायमेंशनल Schrodinger's time independent wave equation. Okay, now what is about left hand side? तो इससे क्योंकि फंक्शन आपका क्या है psi r t इज इक्वल टू यू आर फाई टी, यहां पर जो श्रोडिंगर इक्वेशन है ये श्रोडिंगर इक्वेशन टाइम पर डिपेंड, अब इसमें पोटेंशियल एनर्जी इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, कांस्टेंट पोटेंशियल फील्ड में यहां से अपन स्टार्ट किया है और ये इक्वेशन अपन ने प्राप्त किया। तो जो psi r t है इसमें टाइम फैक्टर आ रहा है, तो ये टाइम फैक्टर की क्या इंपॉर्टेंस है इसको अपन लेफ्ट हैंड साइड में जो ये पार्ट है इससे अपन स्पष्ट बताएंगे, क्योंकि पोटेंशियल फील्ड है तब भी उसका जो वेव फंक्शन है वो तो क्या है psi r t ही है। ये t किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, जब आपका ऑब्जेक्ट या पार्टिकल या सिस्टम स्पेस में मूव कर रहा है तो उसकी जो स्टेट है वो टाइम के साथ इवॉल्व हो रही है। तो टाइम इवोल्यूशन ऑफ द सिस्टम विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द टाइम टर्म, जो कि इससे आएगी लेफ्ट हैंड साइड से। इसको मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको फाइंड आउट करके और फिर हम टोटल वेव फंक्शन लिखेंगे 1/phi t आयोटा h क्रॉस डेल्टा फाई t अपॉन डेल्टा t इक्वल टू e। ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो इससे मेरे पास क्या आ गया डेल्टा फाई t अपॉन फाई t, फाई बैक साइड में रख लिया अपन ने, और इधर लेकर आप इसको 1 आयोटा h क्रॉस e मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा t। इसको यदि आपने इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम, हमारे पास इधर क्या आ गया ln फाई t इक्वल टू, ये हो गया आपका माइनस आयोटा अपॉन एच क्रॉस ई टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इससे मेरे पास आ जाएगा फाई टी इक्वल टू सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन माइनस आयोटा अपॉन एच क्रॉस ई टी। ओके, यदि इस कांस्टेंट को हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है इसको हम 1 चूज करें, इफ c इज इक्वल टू 1 then phi t will become exponential minus iota upon h cross e t. Okay, so my wave function for the motion of the object is u r multiplied by phi t. So this is u r exponential minus I e t अपॉन एच क्रॉस। ये फॉर्म है वेव फंक्शन की, जो कि
मेटेरियल पार्टिकल के मोशन में इसकी स्टेट के टाइम एवोल्यूशन को बताता है। इस तरह का जो फंक्शन है ये मैं आपको जब आगे डिस्क्रिप्शन दूंगा, ये स्टेशनरी स्टेट को बताता है। स्टेशनरी स्टेट से हमारा क्या अभिप्राय है, जब हम इसका इंटरप्रिटेशन समझेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि जो शाई है ये वेव फंक्शन, इसका जो स्क्वायर है ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है कण के पाए जाने की। स्पेस में किसी भी क्षण पर कण के पाए जाने की पर यूनिट वॉल्यूम में प्रायिकता को रिप्रेजेंट करता है शाई स्क्वायर। ओके, तो ये प्रायिकता अगर समय के साथ स्थिर रहती है, समय के साथ कांस्टेंट रहती है किसी अवस्था के संगत, तो ऐसी स्टेट को हम स्टेशनरी स्टेट कहते हैं। तो ये जो सॉल्यूशन है शाई आर टी इज इक्वल टू यू आर एक्सपोनेंशियल माइनस आई टी अपॉन एक्स क्रॉस, ये एक स्टेशनरी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है कण की गतिक अवस्था के लिए। अब इसके बाद में मैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये है कि श्रोडिंगर इक्वेशन से हम किसी कण की गति की व्याख्या कर रहे हैं। इसका तात्पर्य ये है कि यदि कण की हमें किसी क्षण t बराबर 0 पर उसके लिए वेव फंक्शन पता है, तो हम किसी क्षण t पर शाई आर टी का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे t बराबर 0 पर क्या था, शाई आर 0, तो उसी बिंदु पर फंक्शन क्या हुआ आपका, शाई आर टी क्षण t पर। तो ये अपन इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं t बराबर 0 लिखता हूं तो t बराबर 0 पर क्या हो गया, शाई आर 0 इक्वल टू यू आर। यहाँ पर 0 रखा अपन ने, ये फंक्शन बन हो गया। तो एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0 शाई आर 0 इक्वल टू क्या हो गया आपका यू आर। बट एज यू आर लुकिंग द मोशन ऑफ द पार्टिकल, जहां पर उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन क्या होगा, शाई आर टी। सो दिस इज इवोल्यूशन ऑफ द वेव फंक्शन। कण की गतिक अवस्था को हम शाई से निर्धारित करेंगे, शाई से डिस्क्राइब करेंगे। दूसरा जो है, क्योंकि श्रोडिंगर इक्वेशन एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके सॉल्यूशंस को हम सुपरपोज कर सकते हैं, ये मैंने आपको पहले बता दिया। और इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे, जो श्रोडिंगर इक्वेशन है इसके सॉल्यूशंस को हम सिंपल जो ऑसिलेटरी सॉल्यूशंस है, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स, एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स, लाइक दैट। इस तरह के फंक्शन से हम इसके सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि इस तरह के सॉल्यूशंस अपन ले लें तो इनके सुपरपोजिशन से हम क्या बना सकते हैं, एक वेव पैकेट का निर्माण कर सकते हैं। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि जो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है पार्टिकल का वो वेव नहीं है, बल्कि क्या है, एक वेव पैकेट है। नेक्स्ट थिंग इज, जो वेव फंक्शन हम यहाँ पर काम में लेते हैं, it is a complex quantity. Very very important aspect here. Why we are taking psi as a complex quantity? आंसर क्या है, आंसर वही है इसका, अनसर्टेनिटी। बिकॉज जब भी हम कण के मोशन को डिस्क्राइब करते हैं तो इसका जो गतिक बिहेवियर है वो डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, वो निश्चित नहीं है, वो कैसा है, अनसर्टेन है। वी डोंट नो व्हाट इज इट्स पोजिशन, व्हाट इज इट्स मोमेंटम, देयर इज ऑलवेज अनसर्टेनिटी। सो you cannot describe behavior of a quantum system by taking psi as a real function. Real functions means deterministic behavior, while complex function description gives you indeterministic behavior. So जो wave function psi है, it is a complex quantity, it is not a real function, it is a complex function. अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो फंक्शन psi लिया है इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस, यदि हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें
तो सिंपली ये जो शाई है ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है, लेकिन यदि इस फंक्शन को मैं इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूं, शाई स्टार मल्टीप्लाइड बाई शाई, तो इसका कुछ मतलब होता है। क्योंकि शाई एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है इसलिए दिस आई कैन राइट शाई स्क्वायर। इसका मतलब है कि अगर आप स्पेस में किसी भी पार्टिकल के मोशन को लोकेट कर रहे हैं तो पार्टिकल कहाँ पर है उसके पाई जाने की प्रायिकता, इस बात को बताने वाला जो टर्म है वो शाई स्टार शाई दैट इज मॉड ऑफ शाई स्क्वायर है। तो स्पेस, जैसे सपोज ये आपका स्पेस है कोऑर्डिनेट स्पेस, और इसमें आपने ये वॉल्यूम एलिमेंट ले लिया dv, तो इसके यूनिट वॉल्यूम में इसके किसी बिंदु के, ये बिंदु आपने XYZ ले लिया, इसमें इसके किसी यूनिट वॉल्यूम में पाए जाने की जो प्रायिकता है वो क्या है आपकी शाई स्क्वायर। तो इसलिए शाई स्क्वायर इट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, कण के पाए जाने का घनत्व, प्रायिकता घनत्व, प्रायिकता घनत्व। जो प्रायिकता घनत्व है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो यदि हमें कुल प्रायिकता निकालनी है, कुल प्रायिकता, प्रायिकता के सिद्धांत के अनुसार कुल प्रायिकता पी टी ये क्या होगी? 1 होगी। तो P इक्वल टू इंटीग्रल, आप क्या कर रहे हैं, अगर इसको प्रायिकता घनत्व कह रहे हैं तो शाई स्टार शाई dv ये क्या होगी? आयतन अल्पांश में पाए जाने की प्रायिकता। और यदि मुझे पूरे स्पेस में प्रायिकता निकालनी है तो ये क्या होगा? शाई स्टार शाई dv ये कुल प्रायिकता। और हम जानते हैं कि कुल प्रायिकता जो है वो 1 होती है। स्पेस में कोई भी पार्टिकल जिसको कि हम लोकेट कर रहे हैं कि वो स्पेस में कहीं न कहीं मौजूद है, ये तो निश्चित है। कहाँ पर है ये अपन नहीं जानते, हम अलग अलग बिंदु पर उसके पाए जाने की प्रायिकता को अपन देख रहे हैं, लेकिन स्पेस में पाए जाने की जो कुल प्रायिकता है वो निश्चित है, वो 1 है। तो हम ये कह सकते हैं कि इंटीग्रल शाई स्टार शाई dv इक्वल टू 1। इस यहाँ पर अगर ये फंक्शन शाई rt है तो ये dv इक्वल टू 1, ये जो मेरी इक्वेशन है ये 3 डायमेंशन में है, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी शाई स्टार, ये क्या आपका एक्स वाई जेड टी, शाई स्टार एक्स वाई जेड टी, और ये क्या हो जाएगा आपका डी एक्स डी वाई डी जेड इज इक्वल टू 1। ओके, ये जो संबंध है ये प्रसामान्यीकरण संबंध कहलाता है। प्रसामान्यीकरण संबंध, अर्थात यदि किसी पार्टिकल के मोशन के लिए जिस पार्टिकल के मोशन को आप वेव फंक्शन साई एक्स वाई जेड टी से डिस्क्राइब कर रहे हो, अगर ये इस संबंध को संतुष्ट करता है तो शाई एक प्रसामान्यीकृत तरंग फलन, प्रसामान्यीकृत तरंग फलन यानी नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कहलाता है, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो प्रोबेबिलिटी है ये प्रोबेबिलिटी आपकी 1 नहीं आती, बल्कि जैसे n आ गई, मान लो n की वैल्यू 1 से कम है, तो ऐसे केस में आपका फंक्शन नॉर्मलाइज्ड नहीं है, लेकिन उसको हम नॉर्मलाइज बना सकते हैं। कैसे? कि जैसे मान लीजिए इफ शाई स्टार शाई
dv इक्वल टू n। ओके, शाई आपका अननॉर्मलाइज्ड है, शाई 1 नहीं है, ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 1 नहीं आ रहा है, यहां पर क्या आ रहा है, n आ रहा है, तो ये आपका अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। तो इस अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन को हम नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन बना सकते हैं। कैसे? यदि मैं इसको n से डिवाइड कर दूं दोनों साइड, तो यहां पर क्या हो जाएगा, शाई स्टार, n को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, रूट n इंटू शाई अपॉन रूट n dv, ये मुझे क्या देगा, 1 देगा। तो एक अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन से नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन शाई अपॉन रूट n, ये क्या हो जाएगा आपका, नॉर्मलाइज्ड फंक्शन हो जाएगा, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। ये हम अचीव कर सकते हैं। ओके, अगर मुझे इसी इक्वेशन को 1 डायमेंशन केस के लिए लिखना है, तो फॉर 1 डायमेंशन ये रिलेशन क्या हो जाएगा मेरा, इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी शाई एक्स स्टार, शाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। ओके, तो 1 डायमेंशन के केस में हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ये काम में लेंगे, और 3 डायमेंशन के केस में नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ये काम में लेंगे। ये बात ध्यान रखें आप कि अगर कोई वेव फंक्शन नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, और अगर मान लीजिए यहाँ पर 1 नहीं आता है तो वो अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, लेकिन फिर भी अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन को हम नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस टेक्निक। ओके।